हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना। ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे असर्शन रीजन में, एमसीक्यू में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर में। इसके अंदर वो हिडन क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी में मेंशन है, यानी एक पूरा एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगा आपका। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो हिडन है, छुपे हुए हैं। बहुत सारे टीचर्स का ध्यान इन पे नहीं जाता है, बहुत सारे बच्चों का ध्यान इन पे नहीं जाता है। यानी ओवरऑल पूरा चैप्टर आपका इसी से रिवाइज हो जाएगा और ऐसी ऐसी बातें आपको पता लगेगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। और आजकल जमाना कैसा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन का, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का। इवन जो क्वेश्चंस मैं इस सीरीज में कराऊंगा ना, ये आपके केस स्टडी में भी हेल्प करेंगे। मैं आपसे क्या चाहता हूं, मैं आपसे बस इतनी सी बात चाहता हूं कि अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करना। लाइक करने से मुझे पता लगेगा कि आप पसंद कर रहे हो, मेरी मेहनत सफल हो रही है। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि बस बच्चे मुझे पसंद नहीं कर रहे, मेरे वीडियो को पसंद नहीं कर रहे, तो मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा। फिर मैं वैसी वीडियो बनाऊंगा जो बच्चों को अच्छी लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना और मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर, आपको सीरीज कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, हम देख रहे हैं वीडियो या नहीं देख रहे हैं। और दूसरी बात एक और, कॉन्फिडेंस इन ब्लड विथ मनील भैया। आप बेफिक्र रहो, आपका पेपर बहुत तगड़ा जाएगा, बहुत सारा कंटेंट आ रहा है। प्लीज ईमानदारी से देखना। लव यू। ये कहावत सबने सुनी होगी, बूंद बूंद से तालाब भरता है। देखो, कई सारे बच्चे ना बहुत ही बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। उनको लगता है कि भाई 70 नंबर का पेपर है तो खाली न्यूमेरिकल के पीछे पड़ जाओ, खाली न्यूमेरिकल के पीछे पड़ जाओ। मेरे दोस्त, न्यूमेरिकल के अलावा 70 में से ना 70 में से 50 नंबर, दिल से बोल रहा हूँ 50 नंबर तो आपके थियोरी वाले पार्ट से ही आएगा। आप लाख न्यूमेरिकल के पीछे पड़ जाओ, लेकिन अगर आपकी थ्योरी वाली पोर्शन वीक है, थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन, आपका अगर कॉन्सेप्ट वीक है ना, तो आप कैसी गलतियां करोगे? आप एमसीक्यू में गलती करोगे, आप असर्शन रीजन में गलती करोगे, आप थियोरी वाले क्वेश्चन में गलती करोगे। और जब इन क्वेश्चन में गलती करोगे तो फेल हो जाओगे, फेल। इसीलिए न्यूमेरिकल की सीरीज तो मैं चला ही रहा हूं, न्यूमेरिकल की सीरीज हमारी चल रही है। अगर नहीं तुमने पढ़ी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस क्या है? क्या ये क्वेश्चन एमसीक्यू है? नहीं जी। क्या ये क्वेश्चन असर्शन रीजन है? नहीं जी। तो ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके हेल्प करेंगे, हेल्प। ये हेल्प करेंगे। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आप इन्हीं कॉन्सेप्ट की हेल्प से सॉल्व कर पाओगे। अगर आप असर्शन रीजन सॉल्व करोगे जो कि डिफिकल्ट होता है, तो इसी की हेल्प से सॉल्व कर पाओगे। यानी कुल मिला के ये बिंदास क्वेश्चन है जो छांटा गया है। ये फिल्टर्ड क्वेश्चन है, फिल्टर्ड। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं अगर डिफिकल्ट पेपर बना तो। चलो एक एक करके स्टार्ट करते। लिखा हुआ है, एज अ बॉडी मूव्स विद द सेम स्पीड। एक बॉडी है जो सेम स्पीड से मूव कर रहा है, क्या इसका वेलोसिटी चेंज हो सकता है? तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए। कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, जो वेलोसिटी वेक्टर होता है, जो हम वेलोसिटी की बात करें, वो बेसिकली होता है स्पीड। स्पीड के साथ साथ इसके अंदर डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन, स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। यानी वेलोसिटी वेक्टर, जो वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, वेलोसिटी के अंदर स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। अब कह रहा है कि देखो, हमारा स्पीड सेम है, ठीक है जी, स्पीड सेम है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो सकता है ना। अगर आपका स्पीड, देखो, अगर आपका स्पीड सेम है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, चलो, जैसे मैं यहां पर आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करो किसी ने बोला जी हमारा वेलोसिटी जो है वो 10 साउथ में है, या मैं आई कैप लिख देता हूं, चलो, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हमारा साउथ में है, साउथ। किसी ने कहा जी हमारा वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में है, नॉर्थ। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला? इससे आपको ये सीखने को मिला कि दोनों का स्पीड सेम है, स्पीड दोनों का सेम है, लेकिन यहां साउथ है, यहां नॉर्थ है। यानी ये वेलोसिटी नॉर्थ की है और ये वेलोसिटी साउथ की है। यानी अगर स्पीड सेम है, स्पीड भले ही सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग हो सकती है, एक साउथ वाली हो सकती है, एक नॉर्थ वाली हो सकती है। तो क्वेश्चन था, अ बॉडी मूव विथ सेम स्पीड, कैन इट्स वेलोसिटी चेंज? तो आंसर है यस, द स्पीड इज सेम बट व्हेन द डायरेक्शन चेंजेस वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप समझो ना कितना डीप क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है, एज अ बॉडी मूव विथ सेम वेलोसिटी कैन इट्स चेंज स्पीड। अब इसको समझते हैं। कह रहा है किसी की वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जैसे कि 10 मीटर पर सेकेंड, समझना। और मैंने लिख दिया यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, चलो साउथ लिख देते हैं, साउथ, साउथ। तो अगली बार भी हमें वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी 10 मीटर पर सेकेंड और हमें लिखना पड़ेगा साउथ। तो इससे हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा, देखो, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड साउथ, 10 मीटर पर सेकेंड साउथ। तो यहां पर दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल सेम है। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो स्पीड भी सेम ही होगा। देखो, बोला ना, एज अ बॉडी मूव्स विद सेम वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी हमने सेम लिखी है। सेम होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। कैन इट स्पीड चेंजेस? तो स्पीड चेंज नहीं होगा। देखो, नो, देखो, समझो, अगर वेलोसिटी सेम है, सेम वेलोसिटी का मतलब है कि स्पीड भी सेम होना चाहिए। नो, नॉट पॉसिबल। अगर आप स्पीड चेंज कर दोगे तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा, है ना। कैन इट स्पीड चेंजेस? नो, स्पीड चेंज नहीं हो सकता। स्पीड चेंज नहीं हो सकता, अगर वेलोसिटी सेम है तो स्पीड भी सेम होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था। तो एज अ बॉडी मूव्स विद सेम वेलोसिटी कैन इट स्पीड चेंजेस? नहीं, स्पीड चेंज नहीं हो सकता। क्यों? स्पीड चेंज अगर करोगे तो भैया वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अगर वेलोसिटी सेम रखना है तो स्पीड चेंज मत करो,
वेलोसिटी सेम रखना है तो स्पीड चेंज मत करो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट आ जाओ। एज अ बॉडी हैज जीरो वेलोसिटी, कैन इट स्टिल एक्सेलरेट? यस, अगर किसी की जीरो वेलोसिटी है तब भी उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो आप, ये धरती है और आपने एक बॉल को ऊपर फेंका, बॉल को। जब ये बॉल सबसे ऊपर गया हाईएस्ट पॉइंट पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे है, हाईएस्ट पॉइंट, बॉल हमारा हाईएस्ट पॉइंट पे है यहां पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी वो जीरो होगी, क्योंकि सबसे ऊपर जाके बॉल रुक तो जाएगा। अरे भैया, किसी अपने हाथ में एक बॉल को फेंकोगे तो बॉल सबसे ऊपर जाके तो रुक ही जाएगा, सबसे ऊपर जाके बॉल रुक जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन इस पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी का तो लग ही रहा होगा, ग्रेविटी तो लग ही रहा होगा यार, यहाँ पर ग्रेविटी तो लग ही रहा होगा इसके ऊपर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान रखना कि वेलोसिटी भले ही जीरो है पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी का तो हमेशा ही लगता है, ग्रेविटी थोड़ी खत्म हो जाता है। तो लिखा है यस, एट हाईएस्ट पॉइंट द बॉडी स्टॉप्स, बॉडी रुक जाएगा बट ग्रेविटी स्टिल पुल्स डाउन, है ना, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एज अ बॉडी मूव्स विदाउट बिकमिंग फास्टर और स्लोअर, कैन इट स्टिल बी एक्सेलरेटिंग? क्या लिखा है देखिए, एक बॉडी है जो मूव कर रहा है विदाउट बिकमिंग फास्टर और स्लोअर, काफी अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, एज अ बॉडी मूव्स विदाउट बिकमिंग फास्ट और स्लो, यानी बॉडी का यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड यानी इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, समझना। एज अ बॉडी मूव्स विदाउट बिकमिंग फास्टर और स्लोअर, ना स्पीड बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी वो यूनिफॉर्म स्पीड से है, तो कैन इट स्टिल बी एक्सेलरेटेड? क्या उसके पास एक्सेलरेशन हो सकता है? यस, हो सकता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, देखो, जब एक सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब देखिए, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आप चाहते हो कि मैं सीरीज कंटिन्यू करूं तो कमेंट कर देना, वरना अगली वीडियो नहीं आ पाएगी मेरे दोस्त, अगर आप नहीं देखोगे तो मैं वीडियो क्यों डालूंगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक बॉडी का जो स्पीड है, जैसे यहां पर स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो यहां भी 10 मीटर पर सेकंड होता है, और यहां भी 10 मीटर पर सेकंड, हर जगह 10 मीटर पर सेकंड होगा। तो स्पीड इसका ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, स्पीड 10 ना घटा ना बढ़ा, घटा ना बढ़ा, घटा ना बढ़ा, घटा ना बढ़ा। लेकिन अगर आप देखोगे तो सर्कुलर मोशन में होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होता है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होता ही है, तो यहां पर एक्सेलरेशन होता है, ध्यान रखना। डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है ना वेलोसिटी का, देखो पहले वेलोसिटी इस तरफ था, अब वेलोसिटी इस तरफ है, फिर वेलोसिटी इस तरफ है, फिर वेलोसिटी इस तरफ है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती रहती है हर सेकंड। अगर इसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। तो रीजन क्या है, देखिए, यस स्पीड तो सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज होने से हमारे पास एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन, ध्यान रखना, प्लीज कीप इन माइंड, डायरेक्शन चेंज होने से एक्सेलरेशन आता है। अब ये क्वेश्चन देखो, आईआईटी का है, लेकिन हमें क्या मतलब है उससे, हमें तो अपने स्कूल एग्जाम को क्रैक करना है। लिखा है एज टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट वेट थ्रोन अप विथ सेम स्पीड विच कम्स डाउन फास्टर, क्या मतलब है, देखिए, एक सिचुएशन है कि हमारे पास दो बॉल्स है, और सच में यही बात है, हमारे पास दो ही बॉल्स तो है, सबके पास, सबके पास दो ही बॉल्स है। तो यहाँ पे लिखा है एज टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट वेट थ्रोन अप, इनको हमने ऊपर फेंका, डिफरेंट वेट हो सकता है, मान लो एक है 10 किलो का, एक है मान लो 100 किलो का, ऊपर फेंका गया है विथ सेम स्पीड विच कम्स डाउन फास्टर। अब देखिए, अगर आप इसको ऊपर फेंकेंगे और ये इसको भी ऊपर फेंकेंगे, भले ही दोनों 10 किलो का है, तो एक 10 किलो का है, सॉरी, एक 100 किलो का है, मतलब एक डिफरेंट वेट का मतलब एक हल्का है और एक भारी है। पर एक बात ध्यान रखना, दोनों पर ग्रेविटी सेम ही लग रही है, यहाँ पर भी जी लग रहा है ग्रेविटी, यहाँ भी जी लग रहा है, यानी दोनों पर जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकंड का ही लगेगा। यानी दोनों पर अगर ग्रेविटी की वैल्यू सेम है तो दोनों सेम, मतलब दोनों साथ में ही आएंगे। देखिए लिखा है बोथ कम डाउन विद सेम स्पीड, रीजन क्या है, दोनों पर ग्रेविटी सेम लग रहा है, यानी कि 10 किलो का हो या 100 किलो का हो, आएगा दोनों साथ में ही। रीजन क्या है, दोनों पर ही ग्रेविटी सेम लग रहा है, ये बात आप ध्यान रखना, बोथ कम डाउन विद सेम स्पीड, चाहे हल्का हो या भारी हो। हल्का, अगला क्वेश्चन देखिए, एज अ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही गजब का क्वेश्चन है गाइस, सच बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस है। देखिए लिखा हुआ है, इसको मैं सॉल्व भी कराऊंगा, पहले मैं इक्वेशन बना दूं। लिखा है एज डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज विथ टाइम क्यूब, तो लिखा है एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम क्यूब, ध्यान रखना। तो लिखा है व्हाट हैपेंस टू द एक्सेलरेशन, तो एक्स इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पर के टी क्यूब लगाना है, के टी क्यूब, ये इक्वेशन बनाना सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बोलेंगे देखिए ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस विद टाइम, अब देखो डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी भी दे सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम क्यूब के, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तरीका सेम रहेगा। देखो, तो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट बोला है, क्वेश्चन में वेलोसिटी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, एक सीख लो बाकी अपने आप हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस विद टाइम क्यूब, व्हाट हैपेंस टू एक्सेलरेशन, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम क्यूब लिखना है, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा के टी क्यूब। अब क्वेश्चन को करते कैसे सीख लो अच्छे से। देखिए, जब भी इक्वेशन वाली क्वेश्चन आए तो पहले इक्वेशन बनाया जाता है, और इक्वेशन बनाने के बाद एक ट्रिक याद रखना, ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक यहाँ पर सुन लो, ट्रिक बहुत सिंपल है, एक्स टी वी टी ए टी। अब करना कुछ नहीं है, देखो एक्स से वी जाएंगे, वी से ए जाना है, तो स्टेप क्या होता है, देखिए अगर आपको कभी एक्स से वी जाना है, एक्स से वी, तो आपको डिफरेंशिएशन करना है, ओके।
और अगर x से आपको a जाना है a, तो आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि आप 2 स्टेप नीचे आ रहे हो, 1 और ये 2 स्टेप। यानी अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊँ, तो अगर आप x से v तक आ रहे हो तो 1 बार डिफरेंशिएशन, 1 बार डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर आप x से a तक आ रहे हो, a मतलब एक्सेलरेशन तक आ रहे हो यहाँ तक, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा 2 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन। तो ये बात आप प्लीज़ ध्यान रखना कि अगर आप x से a तक आ रहे हो, आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो अब देखो, मैंने अपने लेक्चर्स में सब बढ़िया से समझाया, पर यहाँ पर अभी मैंने आपको जुगाड़ बता दिया, ट्रिक। अब सुनो, तो मुझे x से a तक जाना है, a तक। इसमें पूछा ही a के बारे में है, एक्सेलरेशन के बारे में बताओ। तो मुझे यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम 1 बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 1 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? इसका 1 बार डिफरेंशिएशन को आप लिखना x डैश, आप x डैश लिख सकते हो कि हमने 1 बार किया है। तो आंसर क्या आएगा? देखो 3kt²। फिर अगर हम दूसरी बार करेंगे तो लिखेंगे x डबल डैश, x डबल डैश करेंगे तो ये हो जाएगा 6kt, क्योंकि यहाँ पर पहले आपने 1 बार डिफरेंशिएशन किया, 1 बार डिफरेंशिएशन। देखो यार, डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए। डिफरेंशिएशन कैसे होता है? देखो, अगर x की पावर n है तो ये n मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा nx n-1। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, मेरे पास है 3kt², सॉरी 3kt² नहीं है, मेरे पास kt³ है। मेरे पास है, अभी देखो ये रहा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मेरे पास है kt³, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3kt3-1, जो कि हो जाएगा 3kt2। यानी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, n मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है nx n-1। तो 3k, देखो 3k3-1। अब देखो, तो 1 बार डिफरेंशिएशन करके हम यहाँ तक पहुँच गए। अब मुझे 1 बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 1 बार और, 1 बार और। तो इस बार ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6, और 2 में से एक माइनस होगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 2 माइनस होगा। देखो डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए। तो 6kt, तो इसी को हम एक्सेलरेशन बोलेंगे, जो x डबल डैश है। तो एक्सेलरेशन हमारा है 6kt। तो क्या सीखने को मिला कि एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड करता है। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम क्यूब पे डिपेंड करता है तो एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन समय के साथ बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज विद टाइम, यानी एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या निकली? ये निकली हमारे पास 6kt। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आईआईटी ने दोबारा पूछा, अ 2 balls ऑफ डिफरेंट वेट आर थ्रोन अप विद द सेम स्पीड व्हिच गोज हायर। अगर 2 बॉल को हम सेम स्पीड से फेंके, ये 2 बॉल है, दोनों को सेम स्पीड से अगर हम फेंके तो कौन ऊपर जाएगा? तो दोनों सेम हाइट तक ही जाएंगे। अरे स्पीड सेम है तो हाइट भी तो सेम होगा ना, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी सेम ही है, ध्यान रखना। तो बोथ गो टू द सेम हाइट, अगर सेम स्पीड हो तो सेम हाइट तक ही जाता है, कोई पंगे वाली बात नहीं है। अब लिखा है, अच्छा क्वेश्चन, एज वेलोसिटी चेंजेस इन साइज एंड डायरेक्शन। साइज का मतलब यहाँ पर देखो कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड। लिखा है एज वेलोसिटी चेंजेस इन साइज, यानी मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है। कैन इट्स रेट ऑफ चेंज स्टे द सेम? यस, यस। देखिए, होता क्या है कि एज अ वेलोसिटी चेंजेस इन साइज एंड डायरेक्शन, कैन इट्स रेट ऑफ चेंज स्टे द सेम? अब ये रेट ऑफ चेंज क्या होता है? देखिए, रेट ऑफ चेंज जो होता है ना वेलोसिटी का, समझिएगा, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, देखो कितना कंफ्यूज कर रखा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता क्या है एक्चुअली में? ये आपका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। तो क्वेश्चन है कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो सेम हो सकता है क्या? ये कह रहा है कि देखो भैया, कुल मिला के ऐसा कह रहा है, कुल मिला के ये कह रहा है कि देखो भैया, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, वेलोसिटी पूरी तरह चेंज हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, यानी जो वेलोसिटी के अंदर होता है, एक तो 10 मीटर पर सेकेंड, और मान लो डायरेक्शन होता है कुछ ईस्ट ऑफ वेस्ट नॉर्थ साउथ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डायरेक्शन, तो यहाँ पर डायरेक्शन होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि देखो भैया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। ये रहा देखो, एज वेलोसिटी चेंजेस इन साइज एंड डायरेक्शन, कैन इट्स रेट, रेट मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, देखो रेट, वेलोसिटी का रेट एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन। कैन इट्स एक्सेलरेशन स्टे द सेम? कह रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्या एक्सेलरेशन सेम रह सकता है? तो यस, रह सकता है। कैसे? जब आप फ्यूचर में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे ना, तो आप जानोगे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन जो होता है ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ध्यान रखना, एक्सेलरेशन क्या रहता है? कांस्टेंट। तो यस, इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट डाउनवर्ड, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है, हमारा जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो -g ग्रेविटी वाला होता है, और ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 9, और फिर हम ये 10 और 11 क्वेश्चन करेंगे, अभी आगे आगे और भी क्वेश्चन है। तो एज अ बॉडी कैन बी एट रेस्ट, एज अ बॉडी कैन बी एट रेस्ट एंड मूविंग एट द सेम टाइम, हाउ इट इज पॉसिबल? पॉसिबल है। देखिए, मान लो ये हमारा अर्थ है, क्वेश्चन भी समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले समझ लो, क्या एक इंसान या एक बॉडी, ठीक है, सॉरी, मैं इंसान ऐसे ही बनाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये तीसरी टांग नहीं है, ये रीढ़ की हड्डी है, ध्यान रखना प्लीज, इसको तीसरी टांग मत समझना, रीढ़ की हड्डी है, तो ये इंसान है। तो एक इंसान क्या रेस्ट पर हो सकता है और क्या मोशन में हो सकता है, वो भी सेम टाइम पर, सेम टाइम पर, एक ही समय पर, एक ही समय पर रेस्ट और मोशन हो सकता है? तो बिल्कुल, मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी लोक, और हम, आप चांद पर हो, ये चांद, आप चांद पर हो, पृथ्वी लोक के एक कमरे में
यहाँ पर एक कमरा होगा पृथ्वी पे, पृथ्वी लोग के एक कमरे में 2 लोग हैं, कुछ खेल खेल रहे हैं। ये 2 लोग हैं, आराम से सोए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ खेल खेल रहे होंगे, मुझे नहीं पता क्या कौन-सा खेल है। कोई खेल खेल रहे हैं और आप चाँद पर हो और आप चाँद से इनको देख रहे हो, इनका खेल देख रहे हो आप। आप लॉजिकली सोचो यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ चल ये रहा है कि आप चाँद से देख रहे हो, तो आपको क्या लगेगा कि भई अर्थ तो रोटेट करता है, अर्थ तो रोटेट करता है। तो ये 2 लोग भी आपको रोटेट करते हुए नज़र आएँगे, ये 2 लोग भी आपको घूमते हुए नज़र आएँगे। थोड़ी देर बाद हो सकता है ये कमरा आपको यहाँ नज़र आए, कमरा आपको यहाँ नज़र आए, दोनों की पोज़ीशन भले ही बदल गई हो, कमरा यहाँ नज़र आए। तो जब आप चाँद से देख रहे हो, तो 2 लोग अपने कमरे के बेड पे लेटे हुए हैं और लेटे हुए हैं, समझ पा रहे हो? तो 2 लोग अपने कमरे के बेड पर लेटे हुए हैं, उन अर्थ के रोटेशन की वजह से, ये अर्थ है, पृथ्वी लोग, अर्थ। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार भाई पहले तो यहाँ थे, अब इनकी पोज़ीशन यहाँ चली गई। तो चाँद से देखने पर हमें इनकी पोज़ीशन चेंज होते हुए लग रही है। लेकिन अगर कोई इनके कमरे में अलमारी में छुप के इनको देख रहा है और उसका हाथ भी कहीं पहुँच रहा है वैसे तो, क्योंकि वो देख रहा है, तो आप लॉजिकली सोचो कि जो यहाँ पर कमरे में चुपके से देख रहा है उसको तो लगेगा ये दोनों यहीं पर है, ये दोनों सोए हुए हैं। इसके लिए रेस्ट पर है, इस बंदे के लिए जो कमरे में बैठा है उसके लिए ये दोनों रेस्ट पर है, एक प्रकार से सोए हुए हैं, रेस्ट पे, दे आर स्लीपिंग। तो इसको रेस्ट पे लगेगा, ये बंदा कहेगा ये लोग तो रेस्ट पर है। पर चाँद वाला बंदा कहेगा नहीं भाई वो तो पहले यहाँ थे, अब यहाँ पहुँच गए, तो मोशन में है। तो ये डिपेंड करता है फ्रेम पे, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर कि ऑब्जर्वर कहाँ है। तो कैन अ बॉडी एट रेस्ट एंड मूविंग एट द सेम टाइम? यस, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। अ पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन इज स्टिल फॉर को पैसेंजर इज स्टिल, स्टिल मतलब रेस्ट, रेस्ट। जैसे ट्रेन है, तो ट्रेन में 2 लोग आस-पास बैठे हैं, तो ये एक दूसरे के लिए रेस्ट पर है। ट्रेन में 2 लोग आस-पास बैठे हैं, तो एक दूसरे के लिए रेस्ट पर है। लेकिन कोई बंदा बाहर खड़ा है बाहर, तो उसको क्या लगेगा कि ट्रेन के साथ ये आगे जा रहे हैं। तो बाहर वाले बंदे को ये लगेगा, जो बाहर बंदा खड़ा है उसको लगेगा कि ट्रेन के साथ ये आगे जा रही है, तो मोशन लगेगा, मोशन। लेकिन ट्रेन के अंदर जो दोनों बैठे हैं एक दूसरे के लिए रेस्ट पर है। तो डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। अ पर्सन सिटिंग इन ट्रेन इज स्टिल, स्टिल मतलब रेस्ट पर है फॉर को पैसेंजर बट मूविंग फॉर अदर पीपल। दूसरों के लिए ये बंदे मूव कर रहे हैं। ट्रेन में जो बैठे हैं ये दूसरों के लिए तो ऐसा है कि आगे जा रहे हैं, पर अंदर जो बैठे हैं उनके लिए ये रेस्ट पर है, एक दूसरे के साथ रेस्ट पर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10। इसकी अलग अलग वैरायटी आती है, यानी कुल मिला के बताऊं तो ये हमें ये बताना चाहता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन इज नॉट पॉसिबल, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन इज नॉट पॉसिबल, ध्यान रखना। अब देखो अपने पास ये है क्वेश्चन नंबर 10, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी वैरायटी भी आपको मैं बताऊंगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है एज टू स्ट्रेट लाइंस ऑन ए डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ मेक्स एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री। हो सकता है कि एग्जाम में आपको ये बनाया हुआ मिले, पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए ये ग्राफिकल वाले क्वेश्चन की ट्रिक में डाल चुका हूँ एक वीडियो के अंदर, आप उसे चाहे तो देख सकते हैं। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और इसमें 2 एंगल बन रहे हैं, ठीक है, 2 एंगल बन रहे हैं, एक है 30 डिग्री, एक है 30 डिग्री और एक है पूरा 60 डिग्री, 60 डिग्री। मान लो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। तो लिखा है विच वन शोज ग्रेटर वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो एक बात आप ध्यान रखना, छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक्स टी हो, एक्स टी ग्राफ का और वी टी का रिलेशन देखिए, एक्स से अगर आपको वी पर आना है ना तो आप टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा। यानी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया है, ये आप देखेंगे ठीक से, तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है और हमसे वेलोसिटी की बात कर रहा है, यानी हमें डिस्प्लेसमेंट देके वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो हम टेन थीटा निकालते हैं। तो जो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए होगा वो होगा टेन 30 डिग्री एंड वेलोसिटी ऑफ बी जो होगा ना वो होगा टेन 60 डिग्री। आपको पता ही है ए का एंगल है 30 और बी का एंगल है 60, तो ऑब्वियसली टेन 60 डिग्री और टेन 30 डिग्री में टेन 60 बड़ा होगा, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बी हमारा ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ बी हमारा ज्यादा है। तो ध्यान रखना द लाइन मेकिंग 60 डिग्री सोज ग्रेटर वेलोसिटी बिकॉज इट इज स्टीपर, स्टीपर मतलब ये ऊंचा है। वेलोसिटी जो है वो टेन 60 डिग्री से मिलेगा एंड टेन 30 डिग्री से मिलेगा। तो फिलहाल हमें ऑल्सो फाइंड द रेशियो, हमसे रेशियो पूछा है, तो हमें ये तो पता लगा कि ग्रेटर किसका है, ग्रेटर इसका है, पर हमें रेशियो पूछा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन में वेलोसिटी ऑफ बी निकालोगे तो क्या आएगा, तो लिख सकते हो टेन 30 डिग्री अपॉन में टेन 60 डिग्री। अब इसका आंसर मुझे कमेंट करो, टेन 60 टेन 30 का रेशियो कितना आएगा, फटाफट कमेंट करो। अब ये एक और क्वेश्चन है जो काफी गजब है, जो मैं पहले करा चुका हूँ, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। लिखा है डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम। आपको बताना है व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, तो आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, यानी एक्स डैश निकालना है, एक्स डबल डैश निकालना है और बताना है कि क्या आंसर आएगा। कमेंट करना, और मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, देख लो पहले। और बताओ ऐसे सीरीज कंटिन्यू रखूँ नहीं रखूँ, मुझे बता देना प्लीज, बताना कि सीरीज कंटिन्यू रखूँ नहीं रखूँ। देखो ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रहा हूँ, बताना है किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, ए एंड बी। ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। अब बताना है विच हैज एक्सेलरेशन मोर, एक्सेलरेशन किसका मोर है एंड रेशियो कमेंट करना है, एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है एंड रेशियो भी कमेंट करना है, रेशियो इस क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, ये सब क्वेश्चन करना। देखो अगर हमारे पास ग्राफ है, अच्छा क्वेश्चन दूंगा टेंशन मत लो, और यहाँ पर हमें लिखा हुआ है स्पीड और यहाँ लिखा हुआ है टाइम, स्पीड टाइम, ठीक है, और मैंने कहा कि जी
ये 0 है, ये 4 है, और ये जो हाइट है ये 2 है यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने कहा जी बताओ मुझे डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कमेंट कर सकता है कोई? चलो मैं ट्रिक देता हूँ, ट्रिक देखिए, एक्स टी, वी टी, ए टी। अगर कभी भी आपको ऊपर जाना है, ऊपर ऊपर की तरफ, तो एरिया निकाला जाता है, एरिया। एरिया जैसे मुझे क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है और मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो यानी मुझे v दिया हुआ है और मुझे x निकालना है, समझे? तो मुझे v से x पे जाना है, तो ग्राफ का एरिया निकाला जाता है। तो आप इस ग्राफ का एरिया कैसे निकालोगे? तो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, देखो 2 एंड 4 कितना हो जाएगा, 8। एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा 2 इंटू में 4, 8। तो ये जो एरिया आएगा ना, एरिया समझना, दोबारा बोल रहा हूँ, v से x तक जाने के लिए आपको एरिया निकालना है, तो आपको x मिलेगा। तो ये जो एरिया है, एरिया वो x के बराबर होगा, x यानी 8 मीटर, ध्यान रखना। यानी कि मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, बहुत ही गजब। क्या ट्रिक दे रहा हूँ? अगर आपको वेलोसिटी से ऊपर जाना था, एक्स निकालना था, तो आपने सिंपल एरिया निकाल लिया। उसी प्रकार से अगर आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना होता, जैसे ग्राफ ऐसा होता कि भैया यहाँ पर एक्सेलरेशन है, यहाँ टाइम है, ये है जी ग्राफ। तो इस ट्रायंगल का अगर आपसे मैं बोलूँ कि वेलोसिटी बताओ जी, वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, वेलोसिटी बताओ जी, तो आप क्या बोलोगे कि क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना है। अच्छा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना है, यानी ऊपर जाना है, यानी मुझे इसका एरिया निकालना है। और बहुत सिंपल लॉजिक भी है, ग्राफ का तो एरिया ही निकालोगे ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यार हद मचा दी। अब एक तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, जो 90% बच्चे गलती करते हैं और ये एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन है कि मान लो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है हमारे पास, और हमने क्या किया, हमने ग्राफ तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दे दिया। ऐसा बोला कि जी इधर जो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, सॉरी, यहाँ पर हम वेलोसिटी लिखेंगे, प्रॉपर वेलोसिटी, वेलोसिटी लिखेंगे, ध्यान रखना। और हमने कह दिया कि जी देखो जी, ये है 4 और ये है 2, मतलब ये जो है 2 है, 2 यहाँ तक। अब देखो ये वाला है यहाँ पे, ये जो है, चलो यहाँ से यहाँ तक है 3 और ये है 2, मतलब जो भी हाइट है सारा आपको दिया होगा। आपसे बोला जाएगा फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकते हैं आपसे। तो आप लोग क्या बोलोगे कि ठीक है जी डिस्प्लेसमेंट पूछा है, काम करते हैं। सर ने कहा था कि एरिया निकाल लिया करो, देखो एक्स टी, वी टी, ए टी। सर ने कहा था वी से एक्स तक जाने के लिए एरिया निकालो, वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, एक्स पूछा है, एरिया निकालो। तो आप इसका एरिया निकालोगे। इसका एरिया कैसे निकालोगे, देखो ये एक रेक्टेंगल टाइप का है, तो साइड इंटू साइड, 4 इंटू में 2, 8 हो जाएगा एरिया। तो आप इसका एरिया निकालना A1 और इसका एरिया निकालोगे तो A2। और बोलोगे जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, एरिया जो होगा टोटल एरिया, वो A1 प्लस A2 होगा। तो आप एरिया निकालोगे, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 दूनी 8। तो आप बोलोगे एक का एरिया है 8, और इसका एरिया कितना होगा, 3 दूनी 6। तो इसका एरिया हो जाएगा 6, क्योंकि इसका साइड 3 है और ये साइड 2 है। तो आप बोलोगे आंसर आ गया 8 6 14, और यही हमारा एक्स है मीटर में। तो ये तरीका हो गया गलत, ये हो गया गलत। बोलो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब आप एरिया निकालोगे, एरिया निकालोगे कोई दिक्कत नहीं, आप A1 माइनस A2 लिखोगे, प्लस नहीं। माइनस क्यों? क्योंकि पहला वाला एरिया प्लस में है, पहला एरिया पॉजिटिव है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव यहाँ लगाना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारे पास ये आएगा 8 माइनस 6, 8 में से 6, ऊपर देखो, ऊपर 8 में से अब 6 माइनस होगा, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स है वो 2 मीटर आएगा। ये बात आप ध्यान रखना। तो ये कुछ गजब के क्वेश्चन थे, और भी सभी चैप्टर से चाहिए तो फटाफट कमेंट करो। लाइक कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप पसंद कर रहे हो, और आपको आगे के लेक्चर्स में दे दूंगा। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे लगेगा आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं आगे के लेक्चर्स नहीं बनाऊंगा। बहुत एफर्ट्स, बहुत मेहनत, इवन पता है आपको, अभी मेरी शादी है थोड़ी दिन में, 2 4 दिन में, लेकिन मैं ये सब लेक्चर शूट कर रहा हूँ। मैंने अपनी शेरवानी तक नहीं खरीदी, मैंने अपने जूते तक नहीं खरीदे, मैंने अपने कच्चे तक नहीं खरीदे। शादी में नए कच्चे पहनने होते, पता है तुम लोगों को। बहुत एफर्ट्स लगा रहा हूँ। सुहागरात वाले दिन भी पेपर ही होगा बच्चों का, तो उस दिन भी मेरे को यही सब करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग करके डालो, बच्चों की हेल्प करो। तो बहुत ज़्यादा हम अपनी पर्सनल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं दोस्तों। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरे बच्चे कैसे होंगे? प्लीज़ सपोर्ट। लव यू ऑल।